हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, क्या क्या फ़ायदा हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ऑप्ट करने से इंडिया में। पहली चीज़ है इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, तो वहाँ पर ग्रोथ रेट आपकी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि आपने लिबरलाइजेशन पर एम्फासिस दिया, जिसके कारण आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिला है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ देखने को मिला है और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज़ हुई। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब हमने क्योंकि लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए जो फॉरेन टेक्नोलॉजी थी उसको इंपोर्ट करने को लिबरलाइज किया और इजीली हम इंपोर्ट कर सकते थे फॉरेन टेक्नोलॉजी को। इंडस्ट्रियल सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए इस तरह के प्रोविज़न्स किए गए और ताकि हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकें और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकें। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम कह रहे थे कि पहले हमारी सिचुएशन कैसी थी, डेफिसिट ऑफ बैलेंस पेमेंट हमें फेस करना पड़ रहा था और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस पॉलिसी में एक्सपोर्ट्स पर बहुत फोकस किया गया और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा हमने फोकस किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ला सकें ताकि जो फॉरेन करेंसीज हैं उनका इनफ्लो हो सके और आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो। कंट्रोल करने की कोशिश की गई प्राइजेस पर। इन्फ्लेशन की पोजीशन देखने को मिल रही थी, चीज़ों के प्राइजेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो ऐसे में प्राइजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के थ्रू। इसके लिए गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस करने की कोशिश की, यानी नए किसी तरह के नोट जो थे आरबीआई द्वारा प्रिंट नहीं किए जाने थे गवर्नमेंट के डेफिसिट को मीट करने के लिए। फिर जो गवर्नमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कर रही थी उसको भी रिड्यूस किया गया। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को बढ़ावा दिया गया कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करें ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके और बढ़ते हुए चीज़ों के प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट। अब सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट था वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। फिजिकल डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का ओवर टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की इनकम है इसमें हम लोन्स को काउंट नहीं करते। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट था वो काफ़ी बढ़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। उसको रिड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, जिसमें सब्सिडीज़ को रिड्यूस किया गया और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे जो लगातार लॉस में जा रहे थे उनको बंद कर दिया गया। इसी के साथ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट ने कम किया। इसी के साथ इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की ताकि ओवरऑल जो फिजिकल डेफिसिट है उसको इम्प्रूव किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में भी आप इंक्रीज देखने को मिला न्यू पॉलिसी के कारण, क्योंकि नई पॉलिसी ने अट्रैक्ट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को और बहुत सारे क्षेत्रों में तो केवल 100% तक भी आपको फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट हुई। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, बहुत सारे जो कंट्रोल्स थे उनको हटा दिया प्राइवेट सेक्टर पर और पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करते हुए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की। साथ ही जो MRTP जैसे एक्ट थे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया ताकि नई नई इंडस्ट्रीज़ ईजिली इस्टेब्लिश हो सकें और जो इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ हैं वो ईजिली एक्सपेंड कर सकें। इसी के साथ हमने फॉरेन कंपनीज़ को भी अलाउ किया कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंडिया में सेटअप कर सकती हैं और इन सब मेजर्स के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो लगातार लॉस में जा रही थी, जहाँ पर इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही थी, उनकी वर्किंग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। इसके लिए बहुत सारे MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए,
जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम दी गई डिसीजंस लेने की, और उन्हें अब प्रायर मिनिस्टर्स से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं लेनी होती थी रेगुलर डिसीजंस के लिए, और इससे की जवाबदेही तय की गई लॉस के लिए, और लॉस मेकिंग यूनिट्स फिर भी जो थी उनको क्लोज कर दिया गया, और एक तरीके से बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक वार्निंग दी गई कि वो अगर अच्छे से काम करेंगे एफिशिएंटली तो वो चल पाएंगे, अदरवाइज उनको क्लोजर का डर होगा। इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस के जो कलेक्शन का प्रोसीजर है उसको भी सिंप्लीफाई किया, साथ में जो डिफरेंट टैक्स रेट्स थे उनको रिड्यूस करने की कोशिश की ताकि जो लोग टैक्स नहीं भरते वो लोग भी टैक्स भरें। फेवरेबल रहा मिडिल क्लास के लिए। फेवरेबल मिडिल क्लास के लिए क्यों रहा? क्योंकि मिडिल क्लास को दो तरीके से फायदा हुआ। पहली चीज तो एक टैक्स रिडक्शन देखने को मिला, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, यानी परचेजिंग पावर बढ़ गई। दूसरी बहुत सारी, क्योंकि आपके यहाँ पर कंपनीज आ गई जो लग्जीरियस गुड्स को, प्रोडक्ट को बना रही थी, और वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर। दूसरी तरफ जहाँ पर हम कह रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी, तो बहुत जो प्रोडक्शन हुआ लग्जीरियस गुड्स का वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पर हुआ, जो लग्जीरियस गुड्स थी वो अब मिडिल क्लास की रीच में आ गई, और मिडिल क्लास के लिए ये बहुत फेवरेबल रहा। इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिला, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो ऐसे में प्रोडक्शन बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज भी नए नए जनरेट हुए इंडिया में। फिर हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट या डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। पहली चीज कि लेस इंपॉर्टेंस किस चीज को दी गई? एग्रीकल्चर को। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी इसमें कम्प्लीटली एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया, जबकि इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक अहम भूमिका निभाता है, और ऐसा माना गया कि इंडस्ट्रीज पर फोकस करके ही आपके जो कंट्री है वो डेवलप हो जाएगी, लेकिन इंडस्ट्रीज को भी बिना एग्रीकल्चर के डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। दूसरा प्रेशर था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। अब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना था। तो ऐसे में इन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी शर्तों को मनवाना ज़रूरी समझा, और जो वो कंडीशंस इम्पोज कर सकते थे उन्होंने इम्पोज की। उनकी कंडीशंस को हमारे पास मानने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसीलिए यहाँ पर अब इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम की गई जिससे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा था। और दूसरी तरफ इसका प्रॉब्लम क्या था कि जो पुअर क्लास थी उसको यहाँ कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डेब्ट। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे हमारा फॉरेन डेब्ट और भी बढ़ गया, क्योंकि जितने भी हमने फ्रेश लोन लिए थे उन सब लोनों का किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया? रिपेमेंट के लिए। जो ओल्ड लोन थे या उनका प्रिंसिपल अमाउंट या आप उन पर जो इंटरेस्ट लग रहा था उनकी पेमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे थे फ्रेश लोन्स को। तो इस तरीके से जो आपके लोन्स थे उन पर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होते जा रहे थे, जो कि आपकी कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर प्रॉब्लम क्या आई? डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लगातार फॉरेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की कोशिश की गई। बहुत सारे रिलैक्सेशंस दी गई इस रिगार्ड में, और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। लेकिन ये जो फॉरेन टेक्नोलॉजी थी इसके कारण बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो हम देखना भूल गए, जैसे कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इसके कारण आपको देखने को मिलेगी, या मोनोपोलीज की ग्रोथ देखने को मिलेगी, या रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स थी जो इस सुपीरियर फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रही थी। और क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी थी ये फॉरेन जो आप कह सकते हैं कंपनीज थी उनके साथ आ रही थी, और वो फॉरेन कंपनीज ऐसे इलाकों में आपके जाना चाहती थी जो सुपीरियर थे, और ये फॉरेन टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव थी, प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से आ रही थी। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो को कम्प्लीटली छोड़ दिया गया।
और इसके कारण इकोनॉमिक कंसंट्रेशन और मोनोपोलीज बढ़ी। दूसरी तरफ ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है कि वो फास्ट ऑब्सोलेंस है, मतलब कि रिसर्च और डेवलपमेंट होती रहती है और नई नई तरह की टेक्निक्स आती रहती है, जिसके कारण पुरानी टेक्निक्स एब्सोल्यूट हो जाती है। तो यदि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेंगे तो हमें समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ेंगी, और जिसके कारण हम हमेशा हमेशा के लिए एक हमारी नेसेसिटी बन जाएगी कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करते रहें। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखने को मिला। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो ड्रॉबैक था कि उसने ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन को इनकरेज किया जो कंफर्ट्स और लग्जीरियस गुड्स थे रेदर देन मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन गुड्स। तो वेज गुड्स और नेसेसरी गुड्स थे जो सोशल वेलफेयर के लिए, उनको एक ड्रॉबैक देखने को मिला। प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से लोगों ने ऐसी ही चीज़ों को इनकरेज किया जो रिच क्लास की डिमांड थी। मोर इम्पोर्टेंस किस चीज़ पर दिया गया? प्राइवेटाइजेशन पर। प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा फोकस दिया गया, ये सोचकर कि ज़्यादा एफिशिएंसी क्रिएट की जा सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, और पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को कम आंका गया, जबकि पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था जो पब्लिक के लिए ज़रूरी थी, वो भी चीप रेट्स पर। साथ ही बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस कर रहा था, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पर फोकस दिया जा रहा था, और कंट्री की सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस किया जा रहा था। वहीं प्राइवेटाइजेशन भी अपने आप में कुछ बेनिफिट्स तो प्राइवेटाइजेशन के हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के कारण मोनोपोली टेंडेंसीज बढ़ती हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बढ़ता हुआ दिखा, साथ में ब्लैक मनी जनरेट हुई बहुत सारी। फिर है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। ये जो टेक्नोलॉजी थी कैसी थी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी, और ये लेबर के इसमें को एम्प्लॉय करने में कम ज़रूरत थी, जिसके कारण कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इवन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ी। लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्यों लॉस हुआ? क्योंकि उनको अब कम्पीट करना पड़ रहा था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ, जिनके पास कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, जिनके प्रोडक्ट काफ़ी क्वालिटी वाले थे और चीप रेट्स पर उपलब्ध थे। ऐसे में स्पेशली स्मॉल स्केल डोमेस्टिक यूनिट्स हैं जो वो एडवर्सली अफेक्ट हुई, और बहुत सारी यूनिट्स को लॉस मेकिंग के कारण बंद करना पड़ा। इग्नोर सोशल वेलफेयर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर पर फोकस किया गया, और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से काम करता है, जो इसको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। प्रमोट्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं प्रमोट हुई, मोनोपोलीज टेंडेंसीज देखने को मिली, क्योंकि MRTP जैसे एक्ट थे जो मोनोपोलीज टेंडेंसीज को रोकने के लिए, उनको खत्म कर दिया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। इसका इन सब का डायरेक्ट फायदा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को हुआ, और आपकी जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा हुई इकोनॉमी में।